Hello friends, welcome all of you to this lecture number 10 of CA Foundation Law. If you haven't watched the earlier lectures of this CA Foundation Partnership Act session, then please go and watch those lectures. I've given the link of those lectures in my description box of this video. So please go and watch those lecture first, and if you have watched those lecture, congratulations, jump to this lecture. ओके चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर से। पिछले लेक्चर पे क्या देखा था उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, जैसे अपना रिवाइज है कि रिवीजन करें। तो पिछले लेक्चर पे हमने देखा था सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 30। सेक्शन 29 जो पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 का था, और लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2 में सेक्शन नंबर 30 देखा। तो सेक्शन नंबर 29 में क्या पढ़ा था, तो चार्ट देखते हैं सेक्शन 29 का। तो ये रहा सेक्शन 29 का चार्ट, वहां पे था राइट ऑफ द ट्रांसफरी। नोट दिस राइट ऑफ ट्रांसफरी। अगर मान लो पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दिया, अब इंटरेस्ट माने के राइट टू रिसीव द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लो पार्टनर ने वो राइट किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, तो उस ट्रांसफरी के यानी कि जिसको भी ट्रांसफर हुआ है उसके क्या राइट्स बनते हैं, वो हमने इस सेक्शन में पढ़ा था। तो जैसे ही फर्म चालू है, कंटिन्यू है, उस टाइम पे अगर वो राइट ट्रांसफर हो चुका है, तो उस केस में वो पार्टनर बस वो प्रॉफिट शेयर करने का राइट रखता है। यानी कि वो पार्टनर से, जो दूसरे पार्टनर है, उनसे प्रॉफिट शेयर करने का राइट रखता है, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर वो पार्टनरशिप के बिजनेस में इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। और एक बार पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, या फिर वो पार्टनर जिसने उसको शेयर ट्रांसफर कर लिया है, अगर मान लो वो पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस केस में आफ्टर द रिटायरमेंट या फिर आफ्टर द डिसोल्यूशन जो भी ट्रांसफरी है, वो उस पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, या फिर शेयर इन द असेट हुआ करते थे, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस हुआ करते थे, वो सारे शेयर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है फ्रॉम रिमेनिंग पार्टनर। वो देखा था सेक्शन 29 में। उसके बाद देखा सेक्शन 30 जो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सेक्शन था, दैट इज माइनस एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। उसमें हमने बहुत सारे क्लॉजेस देखे, सबसेक्शन देखे। उसमें से सबसेक्शन 1 जो था वो कुछ इस प्रकार से था, दैट माइनर में बिकम द पार्टनर बट विद consent of all the partner, but again only for the profits. उसके बाद minor gets the share of profit, share of the assets, plus he will get right to access, inspect and copy of the accounts of the partnership firm. उसके बाद minor is liable toward the third party only out of the property of the partnership firm. Personal property minor की हम लोग अटैच नहीं कर सकते for paying the liability of the partnership firm. उसके बाद हमने देखा पार्ट 4 जो कि सेक्शन 48 का पार्ट है, उसको हम लोग सेक्शन 48 करने के टाइम देखेंगे। नेक्स्ट देखा हमने पार्ट नंबर 5, दैट इज पॉइंट नंबर 5। वो था अपना क्या बोलो, दैट आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, अगर मान लो एक बार, अगर मान लो कोई पार्टनर है, हमने एग्जांपल लिया था तैमूर का। सो तैमूर जो सैफीना फर्म का क्या था बोलो, पार्टनर था, जो माइनर था। जब वो छोटा था तब उसको पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स के लिए ऐड किया गया था एज अ पार्टनर। तो जैसे वो पार्टनर करके ऐड हो गया है, ठीक है, तो कभी ना कभी तो वो जाके मेजर बनेगा। तो जब वो मेजर बनेगा, तो मेजॉरिटी के बाद उसने 6 महीने के अंदर पार्टनरशिप फर्म या फिर पब्लिक को नोटिस देनी है कि मैं सैफीना फर्म में एज अ रेगुलर पार्टनर करके काम करना चाहता हूं, या फिर कर रहा हूं, या फिर उसने ये नोटिस देनी है कि मैं सैफीना फर्म में रेगुलर पार्टनर करके काम नहीं करूंगा। ये दोनों उसने क्या करना है बोलो, दोनों में से किसी एक को चूज करके उसने नोटिस दे देना है। इसका मतलब यह है कि कंपलसरी नोटिस तो देना ही है। फिर सवाल आया कि सर अगर नोटिस दिया ही नहीं तो क्या होगा। तो बच्चों अगर नोटिस नहीं दिया तो उस केस में हम लोग मान लेंगे कि वो पार्टनर करके ऐड हो चुका है, और अकॉर्डिंगली उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। क्लियर है पक्का। अब यहां पे और एक पॉइंट था कि अगर मान लो उसको मेजॉरिटी से पहले ये बात पता चल जाती है कि वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जब वो माइनर था तब, या फिर उसको पता चलता है आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। तो अगर मान लो उसको पहले पता है, मेजॉरिटी के पहले, कि वो पार्टनर है, तो उस केस में मेजॉरिटी आने के बाद 6 महीने के अंदर नोटिस भेजना है। और अगर उसको बाद में पता चलता है, मेजॉरिटी के बाद पता चलता है कि वो पार्टनर करके ऐड था ड्यूरिंग माइनॉरिटी,
तो जिस दिन उसको पता चलेगा आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, उस दिन से 6 महीने के अंदर उसने क्या करना है, मतलब नोटिस देना है, ये उसका टाइम लिमिट माना जाएगा। तो ये था अपना सबसेक्शन 5। फिर उसके बाद सबसेक्शन 6 नॉट सो इंपॉर्टेंट, सेक्शन सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 इंपॉर्टेंट थे। तो सबसेक्शन 7 में क्या था कि अगर मान लो वो पार्टनर करके ऐड हो जाता है, तो देखना है कि उसकी लायबिलिटी कैसे रहेगी। तो जब तक वो पार्टनर था एज अ माइनर, तब तक उसकी लायबिलिटी माइनर जैसे ही रहेगी, मतलब जो भी काम अप टू दैट डेट, यानी कि वो पार्टनर बनने के डेट तक हुए थे, वो सारे एक्टिविटीज के लिए वो एज अ माइनर ही लायबल रहेगा। लेकिन जैसे ही वो मेजॉरिटी मेजर बन जाता है और पार्टनर भी बन जाता है, तो उस दिन से उसने क्या करना है, बोलो, एज अ रेगुलर पार्टनर करके लायबल रहना है। What if he do not opt to become a partner in the partnership firm? Then उस केस में जब तक वो माइनर पार्टनर करके ट्रीट होता था, उस दिन तक उसकी लायबिलिटी एज अ माइनर पार्टनर ही गिनी जाएगी। जो भी काम पार्टनरशिप फर्म ने उस दिन तक किए हैं, उसकी तरफ उस माइनर पार्टनर की लायबिलिटी एज अ माइनर पार्टनर तक करके ही रहेगी। और हालांकि जैसे कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है, तो जब वो नोटिस देगा कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो उसके बाद उसकी लायबिलिटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। उसमें ये जो पॉइंट था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ये वाला, प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव नोटिस, अगर उसने नोटिस नहीं दिया, देन ही बिकम द पार्टनर ऑन द फर्म फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, वो 6 महीने के बाद वो क्या बन जाएगा, पार्टनर बन जाएगा। तो इतनी सारी बातें हमने देखी थी सेक्शन नंबर 30 की। सेक्शन नंबर 13 में मैंने आपको एनालिसिस जो है वो 2 पन्नों का एनालिसिस, 2 पन्ना मतलब कि एक ही पन्ना है लगभग, वो उसका एनालिसिस मैंने एज अ होमवर्क करके दे दिया था। प्लीज रीड थोरोली द एनालिसिस पार्ट फॉर गेटिंग द क्रिस्टल क्लियर आइडिया। आपके सारे डाउट्स उसमें से क्लियर हो जाएंगे अगर आपको आए हैं तो, और अगर तब भी क्लियर नहीं होते हैं तो प्लीज मेरे पास आके उसको क्लियर करवा लेना। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी अपना लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट नंबर 2 है, दैट इज सेक्शन 31 टू सेक्शन 35। व्हाट आर ऑल थिंग्स इन दिस, वी विल जस्ट लुक एट इट। तो शुरू करते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट नंबर 2 के, जिसमें सेक्शन नंबर 31 से लेके सेक्शन नंबर 35 तक सेक्शन आते हैं। एक बार क्विकली गो थ्रू करते हैं कि सेक्शन 35 से लेके 31 से लेके 35 तक कौन कौन से प्रोविजंस हमने कवर करने हैं। तो सेक्शन के नाम कुछ इस प्रकार से रहे। सेक्शन नंबर 31 अगर हमको देखना है तो वो आएगा एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 डील कर रहा है आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सेक्शन नंबर 33 डील कर रहा है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। सेक्शन नंबर 34 डील कर रहा है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। और सेक्शन नंबर 35 डील कर रहा है राइट टू सबसीक्वेंट प्रॉफिट, राइट टू सबसीक्वेंट प्रॉफिट। इतने सारे पॉइंट हमने कवर करने हैं। सेक्शन 31 जो डील कर रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब इस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लो कोई पार्टनर एडमिट हो जाता है एज अ पार्टनर, तो उस केस में उस एडमिटेड पार्टनर की लायबिलिटी कहां से रहेगी, या फिर क्या वो उसके एडमिशन के पहले वाले एक्ट्स के लिए भी लायबल रहेगा या नहीं रहेगा। सेक्शन 32 में सेम बात वही हम लोग रिटायरमेंट वाले के पार्टनर के बारे में देखेंगे कि अगर मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसकी लायबिलिटी उसके रिटायरमेंट तक सीमित रहेगी या फिर उसके बाद भी रह सकती है। व्हाट अबाउट एनी एक्टिविटी डिड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ दैट पार्टनर। नेक्स्ट सेक्शन 33, अगर मान लेते हैं कि कोई एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, व्हाट इज इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाता है, तो उस केस में क्या वो पार्टनर करके कंटिन्यू रहेगा, क्या उसकी लायबिलिटी कंटिन्यूड रहेगी एज अ पार्टनर या नहीं, तो फिर और क्या होगा। सेक्शन 34 में देखेंगे एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। व्हाट इज एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, एक्सपल्शन यानी कि हमने पार्टनरशिप से उसको निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया, हद पार बोलते हैं उसको। तो अगर मान लो हमने किसी पार्टनर को किसी रीजन की वजह से एक्सपल्शन करना है, तो उसके क्या प्रोविजन है, कौन कर सकता है एक्सपल्शन, कौन से केसेस में हो सकता है एक्सपल्शन, तो वो देखेंगे। और सेक्शन 35 एक 2-3 लाइनों का सेक्शन है, सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, वो देखते हैं सेक्शन 35 में। ओके, तब तक 31, 32, 33 और 34 को कवर कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपने सेक्शन 31 के साथ। सेक्शन 31 डील कर रहा है दैट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट।
Any change in the relation of the partners will result in reconstitution of partnership firm. Means what they are saying that any change, कोई किसी भी प्रकार का चेंज हो, भले पार्टनर ऐड हो, भले पार्टनर बाहर जाए, भले पार्टनर इनसॉल्वेंट हो, जो भी हो, वो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप के रिकॉन्स्टिट्यूशन को में रिजल्ट करेगा। मतलब पार्टनरशिप ऑफ डिसॉल्व होना। अब यहाँ पे दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन and dissolution. Now, dissolution basically means that altogether close down business of firm. Altogether close down the business of firm. business पूरी बंद हो जाना, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो कंटिन्यूड रहेगा, बिजनेस विल बी कंटिन्यूड विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, विथ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहले मान लेते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर थे, लेकिन मान लो डी कोई और नया पार्टनर ऐड हो गया, तो उस केस में ए बी सी डी, अभी ये पार्टनरशिप फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन नया हुआ, मतलब डी पार्टनर ऐड हुआ। अब पहले तीन पार्टनर थे, अब चार पार्टनर हो गए, मतलब पार्टनरशिप फर्म का नेचर कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बिजनेस वही सेम कंटिन्यू कर रहा है। या फिर कोई ए बी सी डी पार्टनर है और डी रिटायर हो गया, तब इस केस में ए बी सी तीन पार्टनर कंटिन्यू करेंगे विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, बिकॉज अभी इनमें यहाँ पे तीन लोगों का नया पार्टनरशिप बनेगा, पहले केस में चार लोगों का नया पार्टनरशिप बनेगा, और ये पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, बोलो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। वैसे डिसोल्यूशन के केस में पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, बोलो पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है। मतलब यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा बिजनेस ही क्या हो जाएगा, बोलो क्लोज डाउन किया जाएगा। तो ये था डिफरेंस रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, दैट एनी चेंज इन रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप के रिलेशन में किसी प्रकार का चेंज हो जाता है, वो किसी भी प्रकार का हो, तो उसको कहा जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब मान लो पार्टनरशिप फर्म, मान लो कि पार्टनर कोई ऐड भी नहीं हुआ है, एबीसी तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, तो क्या ये पार्टनरशिप के पार्टनर्स के रिलेशन में चेंज हुआ? जी हाँ, तो इसको भी हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बोलेंगे। ओके, जरूरी नहीं है कि पार्टनर ऐड होना चाहिए फिर पार्टनर बाहर जाना चाहिए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ तो ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ही होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूट पार्टनरशिप फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमने बदल दिया। Next point, thus an admission of a new partner or retirement of a partner or expulsion of the partner or an insolvency of partner etc. will be a reconstituted. मतलब पार्टनर एडमिट हो, पार्टनर रिटायर हो, पार्टनर एक्सपल्जन हो, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो, पार्टनरशिप क्या मानी जाएगी, बोलो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, ऐसा मान लेंगे। अब बढ़ते हैं सेक्शन 31 के एक्चुअल प्रोविजन के साथ। सेक्शन 31 कहता है इंट्रोडक्शन यानी कि एडमिशन। अब इसमें दो पॉइंट है समझने लायक। पहला पॉइंट देखो, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स में अगर मान लो किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, आगे जो लिखा है ना वो प्रिवेल नहीं करेगा। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 30। नाउ व्हाट इज सेक्शन नंबर 30? दैट इज अ माइनस एडमिशन एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें जो भी पॉइंट देखे 1 2 3 फिर उसके बाद 5 फिर उसके बाद 7 और 8, ये पॉइंट्स हमने चार्ट बना के लिख दिए हैं कि पार्टनर माइनर पार्टनर कैसे कब ऐड होगा वगैरह वगैरह। तो उस सेक्शन में जो लिखा है वो वैसे का वैसा प्रिवेल करेगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो उस मुताबिक काम चलेगा, सेक्शन 31 के प्रोविजन वहां पे लागू नहीं होंगे। और अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है एडमिशन के रिलेटेड, तो सेक्शन 31 के प्रोविजन उसको लग जाएंगे। इसलिए बोला जाता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स को तवज्जो देते हुए, इंपॉर्टेंस देते हुए, उनमें जो लिखा है उसको प्रिवेल करते हुए हम ये कह रहे हैं दैट नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब कोई भी ऐसा बंदा, यहाँ पे देखते हैं ए बी और सी तीन पार्टनर है, अगर मान लो डी को हमने नया पार्टनर करके न्यू पार्टनर करके ऐड करना है, न्यू पार्टनर करके ऐड करना है, तो इसके लिए ए बी और सी तीनों लोगों की कंसेंट जरूरी है, तीनों लोगों की कंसेंट जरूरी है। जब तक ये तीन लोगों की कंसेंट नहीं मिलती है तब तक डी एज अ पार्टनर ऐड नहीं होता है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स का मतलब क्या है, अगर ए बी सी तीनों के बीच में पार्टनरशिप बनने के टाइम पे कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना था कि अगर मान लो पार्टनरशिप में पार्टनर ऐड करना है नया वाला, तो मेजॉरिटी से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 31 के प्रोविजंस प्रिवेल नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है ना उस मुताबिक हम लोग पार्टनर्स को ऐड कर लेंगे। मतलब
ए, बी और सी तीनों में से दो लोगों ने, दैट इज मेजॉरिटी ने अगर बोला कि डी को हम लोग एज अ पार्टनर करके ऐड करके ले लेते हैं, तो उस केस में मेजॉरिटी से डी को ऐड किया जाएगा। इसीलिए सेक्शन के शुरुआत में ही ऐसा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देंगे या फिर इंपॉर्टेंस देंगे या फिर उसको हम लोग लागू करेंगे। सेक्शन 31 को लागू नहीं करेंगे, लेकिन अगर पार्टनर्स के बीच में एडमिशन के रिलेटेड किसी प्रकार का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो सेक्शन 31 में क्या लिखा है, जब तक सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नए पार्टनर को ऐड करके नहीं लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30। अब सेक्शन 30 अगेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर, ए पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर। जो भी बंदा एज अ पार्टनर करके हमने न्यू पार्टनर करके ऐड कर लिया है into the firm does not thereby become liable for the any acts of the firm done but he became a partner। मतलब एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बोला है, डन डन मतलब पास्ट में। कहना ये चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कि एबीसी, एबीसी छोड़ो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, चलो है अपने पास महेंद्र सिंह धोनी, ओके, और विराट कोहली, ये दो लोगों का क्या बोलो पार्टनरशिप फर्म है। अब इसमें उन्होंने रोहित शर्मा को एज ए न्यू पार्टनर करके ऐड करना है। अब ये रहा अपना टाइमलाइन, ये अपना टाइमलाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 उस दिन से रोहित शर्मा हैज बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर, रोहित शर्मा हैज बीन एडमिटेड एज अ पार्टनर। तो सवाल ये बनता है कि इस पीरियड के लिए, कौन सा पीरियड, 1 जनवरी 2020 तक के एक्ट्स के लिए क्या रोहित शर्मा लायबल रहेगा, क्या रोहित शर्मा लायबल रहेगा? आपका जवाब जनरली आना चाहिए नो। रोहित शर्मा फॉर द पीरियड बिफोर एंटरिंग इनटू इन पार्टनरशिप एज अ पार्टनर, उस पीरियड में पार्टनरशिप में फर्म ने जितने भी काम किए हैं उसके लिए रोहित शर्मा इज नॉट लायबल, नॉट लायबल, रोहित शर्मा इज नॉट लायबल। तो कौन लायबल है? महेंद्र सिंह धोनी एंड विराट कोहली। लेकिन लेकिन जैसे ही वो ऐड हो जाता है एज अ पार्टनर, यानी कि 1 जनवरी 2020 से लेके आगे पॉइंट्स के लिए एमएस धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा all will be liable for the acts, liable for the acts of the firm, firm के acts के लिए वो liable रहेंगे। क्लियर? पक्का? तो यही लिखा है अपने पॉइंट नंबर 2 में, पक्का समझे? क्लियर है? अब इसमें भी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, यहां तक समझे है क्या बताओ? ओके, चलो नहीं समझा है तो वीडियो को वापस रिवाइंड करना और देख लेना कि क्या मैंने बोला है इस पॉइंट के लिए। नाउ राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इससे और क्लियरिटी आएगी अपने को। The liability of the new partner ordinarily commence from the date when he admitted as a partner। बट obvious बात है, जब से वो क्या बना है बोलो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर करके ऐड हुआ है, तब से उसकी लायबिलिटी बन जाएगी। Unless he agrees to be liable for the obligation incurred by the firm prior to the date of new firm। Oh my God, मतलब क्या बोल रहे हैं देखो, unless 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 से जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। Unless he agrees to be liable for the obligation incurred by the firm prior to the date of the न्यू फॉर्म, मतलब अगर रोहित शर्मा को बहुत ही मस्ती चढ़ी है और वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो हूं वो मैं तुमने जो पहले काम किया था ना उसके लिए भी मैं लायबल हूं, मतलब वो एग्रीमेंट बना रहा है। बताओ क्या हद हो गई ये तो। रोहित शर्मा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लेने जैसा हरकत है ये, तो क्या ऐसा रोहित शर्मा कर सकता है? जी हाँ, जरूर कर सकता है। उसको लगता है चलो एमएस धोनी और विराट कोहली अपनी फ्रेंड ही है, उन्होंने ऐसे क्या लायबिलिटी बना के रखेंगे और मुझको वो ऐसे गलत सलत कामों के लिए लायबल पकड़ेंगे नहीं। तो मैं कहता हूं कि मैं सारे पीरियड के लिए लायबल हूं, मतलब मैं सारे पीरियड के लायबल हूं, तो वो क्या बन सकता है, सारे पीरियड के लायबल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो वो बस किसके लिए लायबल रहेगा? ओनली फॉर द पीरियड फ्रॉम विच ही हैज एडमिटेड एज अ पार्टनर। लेकिन अगर रोहित शर्मा बोलता है कि मैं पहले से लायबल हूं तो वो पहले से लायबल हो जाएगा। इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस इट में एग्री टू बिकम लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द ओल्ड फर्म एंड creditors may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partner। मतलब वो क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनर एमएसडी और विराट कोहली उन दोनों की लायबिलिटी थी, अब क्रेडिटर क्या करेंगे, विराट कोहली, एमएस धोनी और रोहित शर्मा तीनों को लायबल पकड़ सकते हैं। The creditor's consent is necessary in every case to make the transaction operative।
Novation is a technical term in the contract for the substituted liability, of course not confined only to the case of the partnership. मतलब क्या कह रहे हैं कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है रवि शास्त्री, ओके, रवि शास्त्री। अब रवि शास्त्री के साथ पुराने फर्म ने, जिसमें कि एमएस धोनी और विराट कोहली दोनों क्या थे, वो लोग पार्टनर थे, इन्होंने इनके साथ एक एग्रीमेंट बनाया था, ठीक है ना। अब इस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि रवि शास्त्री को एमएस धोनी या विराट कोहली है ना, उनसे कुछ खरीदी किया है रवि शास्त्री से, और उनको एमएसडी और विराट कोहली ने लायबिलिटी है उनकी तरफ ऑफ रुपीज 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ की जो लायबिलिटी है एमएस धोनी और विराट कोहली दोनों ने पे करनी है। अगर ये दोनों पे नहीं करते हैं तो रवि शास्त्री किसके ऊपर केस फाइल करेगा? बिकॉज अगर केस मान लो फाइल होना है 31 दिसंबर 2020 को, आफ्टर द एडमिशन ऑफ रोहित शर्मा, तो केस किसके ऊपर फाइल होगा? क्या तीनों के ऊपर फाइल होगा या फिर दोनों के ऊपर फाइल होगा? तो यहाँ पे केस किसके ऊपर फाइल होगा? बोलो, दोनों के ऊपर ही फाइल होगा। किसके ऊपर? एमएस धोनी और विराट कोहली। लेकिन हालांकि रोहित शर्मा बोल रहा है कि मैं पहले से लायबल हूं, तो अभी इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके बीच में, एमएस धोनी और विराट कोहली एंड रवि शास्त्री, ये क्या हो जाएगा? नलिफाई हो जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या? दैट एमएसडी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा तीनों लायबल है किसकी तरफ? बोलो, रवि शास्त्री की तरफ। इसको बोलते हैं नोवेशन। कुछ याद है? नोवेशन कॉन्ट्रैक्ट में सीखा था, नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी चेंज होंगे नहीं होंगे, लेकिन नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ नहीं हुआ, वही कॉन्ट्रैक्ट को नए तरीके से बनाया, नए सिरे से बनाया। क्लियर है? तो इसके लिए रवि शास्त्री की कंसेंट लेना जरूरी है। वाई? बिकॉज अभी यहाँ पे लायबिलिटी तीनों लोगों में डिवाइड हुई है और रवि शास्त्री भी तीनों लोगों के ऊपर क्लेम करेगा, पहले 2 लोगों के ऊपर करता था। क्लियर है? समझे? तो ये लिखा है यहाँ पे। बट मेयर एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर कैनॉट ऑपरेट एज अ नोवेशन। बस पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो नोवेशन नहीं होता है। Thus, an agreement between the partners and incoming partner that he shall be liable for existing debt will not ipso facto to give creditors of the firm right against him. मतलब बस नया पार्टनर ऐड होने से क्रेडिटर्स का, जो ओल्ड क्रेडिटर्स थे रवि शास्त्री का, उस नए पार्टनर पे क्लेम नहीं आएगा। नए पार्टनर, पुराने पार्टनर और पुराने क्रेडिटर जैसे कि रवि शास्त्री, इनके बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होना चाहिए। नया कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में ही नए पार्टनर को ऐड करके लेंगे और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जिसको बोलते हैं नोवेशन। न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे पुराने डेट के लिए, तो जाके क्या होगा? बोलो, रवि शास्त्री जो कि अपना क्रेडिटर है, उसका नए पार्टनर के ऊपर क्लेम आ जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो ये रहा क्या? बोलो, सेक्शन नंबर 31। एक पॉइंट लिखा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 2 पार्टनर, पार्टनरशिप में अगर 2 ही पार्टनर है तो दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई ऑफ द 2 पार्टनरशिप ऑफ 2 पर्सन व्हिच इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर द डेथ ऑफ द वन ऑफ देम। अब ये जो है वो डेथ की बात कर रहे हैं, सेक्शन 32 के रिलेटेड एक बात है। सेक्शन 31 तक जो बात है ना, वो यहां तक ही हो जाएगी। तो आई थिंक दैट आपका सेक्शन 31 क्लियर है। तो सेक्शन 31 में हमने क्या देखा यहाँ पे? दैट इज एडमिशन। एडमिशन में क्या देखा हमने? कि कोई भी पार्टनर ऐड हो सकता है, कोई भी पार्टनर ऐड हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर जरूरी है। लेकिन एग्रीमेंट में अगर कुछ और लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, तो वो उस मुताबिक क्या होगा? बोलो, ऐड होगा। और नया पार्टनर अगर ऐड होगा तो उसकी लायबिलिटी कब से रहेगी? जब से वो एज ए न्यू पार्टनर करके ऐड हुआ है। उसके पहले ओल्ड फर्म में, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले वाली फर्म में के जो भी लायबिलिटी थे, क्या उसके लिए नया पार्टनर लायबल है? नहीं। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं लायबल हो जाऊं तो वो हो सकता है। लेकिन वहां पे भी एक टर्म है कि अगर क्रेडिटर्स, जो पुराने क्रेडिटर्स थे, उनका एडमिशन के बाद डायरेक्टली नए पार्टनर के ऊपर क्लेम नहीं बनेगा अनलेस एंड अनटिल उनके बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। क्लियर है? तो ये रहा सेक्शन 32। अब आते हैं सेक्शन नंबर 31 हो गया। अब आते हैं सेक्शन 32, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। अब पार्टनर में पार्टनर रिटायर हो सकता है। कैसे? पहली कंडीशन, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। जब तक, जैसे कि नए पार्टनर को ऐड नहीं किया जाता है, वैसे किसी पार्टनर को छोड़ा भी नहीं जाता। तो जब तक सारे पार्टनर का कंसेंट नहीं आएगा तब तक वो पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या फिर पार्टनर्स के बीच में एक्सप्रेस एग्रीमेंट के जरिए वो क्या हो सकता है? रिटायर हो सकता है। और वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, अगर पार्टनरशिप इज एट विल है। व्हाट इज पार्टनरशिप इज एट विल? जिसमें फिक्स पीरियड ऑफ टर्म नहीं होता है, वो अपने मर्जी से पार्टनरशिप
बंद कर सकते हैं। बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर, मतलब जो पार्टनर है वो क्या करेगा, बस नोटिस भेज के बाकी सारे पार्टनर को रिटायर हो सकता है। उसके लिए बाकी सारे पार्टनर की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लो वो पार्टनरशिप नॉर्मल पार्टनर है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, स्पेसिफिक पार्टनरशिप अगर है, जनरल पार्टनरशिप है, और उसमें विल का कोई क्लॉज नहीं है, तो उस केस में बाकी सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेने के बाद ही पार्टनर रिटायर हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में क्या होगा, एक पार्टनर जो रिटायर होना चाहता है वो बाकी पार्टनर को बस नोटिस भेज के अपने पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। तो पार्टनरशिप में से रिटायर होने के ये सारे तरीके हैं, ए, बी एंड सी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चलो पार्टनर रिटायर हो गया, किसी एक वे से पार्टनर रिटायर हो गया। अब जैसे ही पार्टनर रिटायर हो जाता है, क्या वो लायबिलिटी से मुक्त हो जाता है? पढ़ते हैं, ए रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर हिज रिटायरमेंट। मतलब रिटायरमेंट के पहले जो भी एक्टिविटी थे उसके लिए वो क्या हो जाएगा बोलो, उस लायबिलिटी से वो क्या हो जाएगा बोलो, मुक्त हो जाएगा। बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब पार्टनर रिटायर हो गया तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, एंड सच एग्रीमेंट में बी इंप्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द थर्ड पार्टी एंड द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म आफ्टर ही हैड द नॉलेज ऑफ द रिटायरमेंट। ओके, क्या बोला है कि जैसे एडमिशन के टाइम पे हमने देखा था कि क्या पार्टनर एडमिशन के बाद लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा, वैसे ही यहां पे अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर रिटायर होता है। अब MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इसमें से विराट कोहली क्या होना चाहता है बोलो, रिटायर होना चाहता है, और 1/1/2020 को वो क्या हो गया बोलो, रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? विराट कोहली। तो पार्टनरशिप हम किसकी रही? MS धोनी और रोहित शर्मा, दोनों की पार्टनरशिप रही। तो इन तीनों की लायबिलिटी कब तक रहेगी बोलो, यहां तक उसकी लायबिलिटी जरूर रहेगी, इंक्लूडिंग विराट कोहली। लेकिन किस दिन से रिटायरमेंट के बाद 1 जनवरी 2020 और उसके बाद लायबिलिटी किसकी रहेगी बोलो, ओनली ऑफ द MS धोनी, ओनली MS धोनी एंड रोहित शर्मा। और यहां पे लायबिलिटी किसकी है बोलो, MS धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। क्लियर है? पक्का झेपिया? लेकिन यहां पे भी अब देखो, जो एग्रीमेंट यहां तक बने हैं, कहां तक? 1 जनवरी 2020। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था रवि शास्त्री के साथ, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ठीक है ना, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी कुछ परचेस किया था, और वो परचेसिंग की लायबिलिटी है 10 करोड़। कितनी है बोलो? 10 करोड़, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2020, यहां पे 31 दिसंबर 2020 ओके को क्लेम आया, मतलब 31 दिसंबर 2020 को पेमेंट करना था, अरे पार्टनरशिप फर्म रिफ्यूज टू पे। इस केस में क्या किया रवि शास्त्री फाइल द केस। अब वो किसके ऊपर केस फाइल करेगा? क्या वो बस MS धोनी एंड रोहित शर्मा के ऊपर केस फाइल करेगा, या फिर वो विराट कोहली के ऊपर भी केस फाइल करेगा? व्हाई? बिकॉज ही वाज द पार्टनर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्चुअली मेड, व्हेन द एक्चुअली एग्रीमेंट वाज मेड, ही वाज लायबल। तो क्या उसके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताओ, क्या उसके ऊपर केस फाइल होगा या नहीं होगा? तो उस केस में विराट कोहली के ऊपर भी केस फाइल हो सकता है। रवि शास्त्री कैन फाइल केस अगेंस्ट MS धोनी, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा इंक्लूडिंग विराट कोहली। व्हाई? बिकॉज विराट कोहली वाज द पार्टनर व्हेन द एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद रवि शास्त्री, ही वाज द पार्टनर। Okay, notwithstanding the retirement of the partner from the firm, he and the partner continued to be liable as the promise to third party for the acts done by them, which would have been an act of the firm done before the retirement until the public notice is given of the retirement. जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते। अब यहाँ पे और एक नई पॉइंट है, देखो, जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसने क्या करना है बोलो, पब्लिक नोटिस दे देनी है। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तब तक वो क्या रहते हैं बोलो, पार्टनरशिप फर्म के हर एक एक्टिविटी के लिए लायबल रहते हैं। व्हाई? बिकॉज पब्लिक को पता है कि ये सारे पार्टनर है, MS धोनी, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, तीनों पार्टनर है, ये दुनिया को पता है। अब इसमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया, बस पार्टनरशिप में रिटायरमेंट हो गया, बस बात खत्म, ऐसा नहीं। थर्ड पार्टी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज थर्ड पार्टी ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट बनाता रहेगा कि इनके पास 3 पार्टनर है और एक्चुअली 2 ही पार्टनर है, तो लोगों को ऐसे पता चलेगा। तो लोगों को जैसे कि माइनर एडमिशन के बाद नोटिस देता था, वैसे ही जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने भी क्या करना है बोलो, नोटिस देना है। और जब वो नोटिस देगा तभी क्या माना जाएगा, ये रिटायरमेंट हो चुका है। जब तक नोटिस नहीं देगा, भले ही मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को रिटायर हुआ है,
लेकिन नोटिस दिया है 31 जनवरी 2020 को, तो लायबिलिटी रहेगी अप टू, तो जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी रहेगी अप टू 31 जनवरी 2020 एज अ रेगुलर पार्टनर। वाई? बिकॉज नोटिस उसने 31 जनवरी को दे दी है। प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज अ पार्टनर। मतलब जो पार्टनर, थर्ड पार्टनर फर्म के साथ डील करता है, किसके साथ डील करता है बोलो? फर्म के साथ डील करता है, विदाउट नोइंग, इसको पता नहीं कि वो पार्टनर है या नहीं। मतलब उसमें कितने पार्टनर उसको पता नहीं है और वो फर्म के साथ डील कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ गया। देखो यहाँ पे एक पार्टनर कौन है? MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ठीक है, अब रिटायर कौन हो गया? विराट कोहली। ठीक है ना। अब रवि शास्त्री क्या, रवि शास्त्री जो है, नया एग्जाम्पल है ये। रवि शास्त्री जो है, रवि शास्त्री ने क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया फर्म के साथ और उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, कितने पार्टनर है कितने पार्टनर नहीं है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो अभी इस केस में हम उसको बताएंगे, उसको ये बात पता ही नहीं है कि विराट कोहली पार्टनर है भी या नहीं भी, तो क्या उस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो उसके रिटायरमेंट के बाद आया है, उसके लिए विराट कोहली को लायबल पकड़ा जाएगा? जी नहीं, उसको लायबल नहीं पकड़ा जाएगा। MS धोनी और रोहित शर्मा लायबल है। अगर रवि शास्त्री को ये बात पता है कि विराट कोहली पार्टनर था और उसको रिटायरमेंट का नॉलेज नहीं है, वाई? बिकॉज विराट कोहली ने नोटिस नहीं दिया है, तो उस केस के लिए तीनों को लायबल पकड़ा जा सकता है। क्लियर है? पक्का झेपिया? यस। लेकिन एक बात, विराट कोहली ने नोटिस दिया ही नहीं है, लेकिन रवि शास्त्री को इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो पार्टनर है या नहीं है, और उसने पार्टनरशिप उनके साथ डील कर लिया, तो क्या उसके इसमें विराट कोहली लायबल रहेगा? जी नहीं, वो लायबल नहीं रहेगा। ये मीनिंग था अपने प्रोवाइडेड दैट 3 सबसेक्शन 3 का, सबसेक्शन 3 के प्रोवाइजो का। अब 4 नंबर, नोटिस अंडर सबसेक्शन 3, 3 के में जो नोटिस है, मे बी गिवन बाय रिटायर्ड पार्टनर और बाय एनी पार्टनर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब ये जो नोटिस है, ये कौन दे सकता है? रिटायर्ड पार्टनर भी दे सकता है, या फिर जो बचे हुए पार्टनर है जो बोल रहे कि ये पार्टनर अभी हमारे पार्टनरशिप में नहीं रहा, वो भी दे सकता है। दोनों में से किसी ने नोटिस दे दिया तो ये वैलिड नोटिस माना जाएगा। क्लियर है? अब आपका काम क्या रहेगा? एनालिसिस। ओके, और ये जो केस है इसको एक बार पढ़ लेंगे घर पे। क्लियर है? पक्का। और ये लायबिलिटी ऑफ दी आउटगोइंग पार्टनर है, ठीक है ना। ये होमवर्क मार्क कर लेंगे, जो भी हमने डिस्कस किया ना, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है इन डिटेल में, एक बार उसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। एक काम करो, लायबिलिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टनर अभी के अभी पढ़ लो। कम ऑन, रीड दिस। पॉइंट नंबर है ये, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, कुछ 5 मिनट लग जाएंगे, जल्दी पढ़ लो, हो जाएगा।
चलो माइट भी आपका हो गया है। एक काम करते हैं, सेक्शन नंबर 31 एंड 32 का चार्ट बनाते हैं, ठीक है। 31 एंड 32 का चार्ट बनाते हैं। तो सेक्शन नंबर 31, सेक्शन 31 किसका है बोलो? एडमिशन, एडमिशन ऑफ न्यू partner, admission of new partner. So what is admission of new partner? Yes, come on, what are all things we have seen in it? Admission of new partner, पहले तो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, एक्सपल्शन हो, जो भी हो वो क्या माना जाएगा? चेंज माना जाएगा ना। यहाँ पे कहते हैं एडमिशन के लिए, कहाँ पे गया? दैट न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर with the consent of all partners, with the consent of all partners, subject to agreement, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट में जो लिखा है ना वो उस मुताबिक क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट एनी लायबिलिटी, अब लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट्स आफ्टर द डेट ऑफ द एडमिशन, आफ्टर द डेट ऑफ द एडमिशन, ओके। अब इस पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये दो वाले एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, कोट कर सकते हो। ये वाली जो बात है रिटायरमेंट के लिए रहेगी, और ये वाली क्या लगेगी? एग्जाम्पल नंबर 1 किसके लिए बोलो? सेक्शन नंबर 31 के लिए रहेगी। चलो फिर काम करेंगे, सेक्शन 31 लिखेंगे, ये लिखेंगे, और फिर वो विराट कोहली वाला एग्जाम्पल वहां पे नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे। कम ऑन, ओके। चलो अगर लिख के हो गया तो फिर ये वाला एग्जाम्पल वहां पे कॉपी डाउन कर लेंगे। ये यहां तक रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1,
ये नोवेशन लिखा है इसके नीचे, ये नोवेशन है, NOVATION, नोवेशन। ओके चलो लिख के हो गया तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपना सेक्शन नंबर 32, तो बढ़ते हैं सेक्शन 32 के साथ। सेक्शन 32 किसका है? रिटायरमेंट का है। किसका है? बोलो रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के बारे में पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि कोई भी बंदा रिटायर हो सकता है। कैसे रिटायर होगा? बोलो रिटायर बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का कंसेंट तो चाहिए, या फिर बाय एग्रीमेंट, और बाय एग्रीमेंट। ओके ओके और क्या हो सकता है? बोलो और किस तरीके से रिटायर हो सकता है? दैट ही मे रिटायर बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और बाय एग्रीमेंट एंड बाय गिविंग नोटिस, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ पार्टनरशिप इज एट विल, इफ पार्टनरशिप इज एट विल then by giving notice to other partners, ठीक है ना। इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा लायबिलिटी। सो लायबिलिटी कैसे रहेगी? बोलो लायबिलिटी दैट retiring partner is liable for acts of firm up to the date of retirement, up to the date of retirement। ओके बस इतनी बात लिखना, उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं है। एंड नॉट लायबल फॉर एक्ट्स, not liable for acts after the date of रिटायरमेंट के बाद के लिए वो लायबल नहीं रहेगा। क्लियर है? पक्का? चलो तो ये पूरा लिख देंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इसमें एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है इसको आप कॉपी कर लेंगे। ओके चलो एग्जाम्पल को लिख देना। ये एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर आप ये पॉइंट लिखने के बाद फिर आप एग्जाम्पल नंबर 2 को लिखेंगे। ओके चलो चलो ये लिख के हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी कोड डाउन कर लेना उसके नीचे बराबर।
No, whatever I'm telling you, okay, it's not just that you have to listen to the lectures and then forget it. You have to read between the line also. जो भी मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, आपको उसको बिटवीन द लाइन भी रीड कर लेना है जरूर. तो अगर आप लाइन बाय लाइन रीड नहीं करोगे, थोरोली रीड नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं समझेगा. हाँ, चार्ट्स आपके पास है, लेकिन वो बस क्या है, रिवीजन पर्पस के लिए, आपको याद दिलवाने के लिए कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है. लेकिन अपने लाइन बाय लाइन एक बार तो रीडिंग करना ही है. ओके, फिर उसके बाद जाके ये चार्ट्स वगैरह जो आपको बहुत काम आएंगे. ओके, चलो, आई थिंक हो गया है. नहीं हुआ है तो पॉज करना और चार्ट को ड्रॉ कर लेना. नेक्स्ट बढ़ते हैं. सेक्शन 31 हो गया, 32 हो गया. अब आते हैं सेक्शन नंबर 33. छोटा सेक्शन है. सेक्शन 33 बता रहा है एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर. ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिखा है. रिटायरमेंट इन्फ्लुएंसेस, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है. एक्सपल्शन की जगह पे रिटायरमेंट की जगह एक्सपल्शन होना चाहिए था. आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस. ये है एक्सपल्शन और ये है इंसॉल्वेंसी. ये थोड़ा सा गलत हो गया. यस, अब एक्सपल्शन मार्केट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, बहुत सवाल आए हैं इसके ऊपर एग्जाम में. मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपल्शन, व्हाट इज एक्सपल्शन? एक्सपल्शन यानी कि हद पार. कि उसका अगर मान लो डिक्शनरी मीनिंग उठाए तो आएगा हद पार. अब हद पार पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में से धक्के मार के बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं एक्सपल्शन. मान लो कोई पार्टनर है जिसने कुछ गलत काम किया, तो उसको हम लोग निकालेंगे. भाई तू निकल जा, तो अपने काम के लायक नहीं है, तो हमारे पार्टनरशिप के ऊपर काला धब्बा है, तो निकाल देंगे उसको. ठीक है, लेकिन उसके भी कुछ प्रोविजन है, देखते हैं. ऐसे कोई भी उठ के किसी को भी नहीं निकाल सकता. ऐसा अगर होता तो कोई पार्टनर किसी को रखता ही नहीं, हर एक को एक धक्के मार के निकाल देता. तो उसके क्या प्रोविजन है वो समझते हैं. दैट ए पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड, मतलब पार्टनर को एक्सपेल नहीं किया जा सकता फ्रॉम अ फर्म बाय any majority of the partner save in the exercise in the good faith of the powers conferred by the contract between the partners. मतलब के पार्टनरशिप फर्म में से किसी को निकाला नहीं जाएगा, एक्सपेल नहीं किया जाएगा, जब तक वो पार्टनरशिप फर्म के गुड फेथ में नहीं है. नॉट इज गुड फेथ, पार्टनरशिप के अच्छाई के लिए, पार्टनरशिप की भलाई के लिए. पार्टनरशिप की भलाई, पार्टनरशिप की भलाई, उसमें पार्टनरशिप की भलाई है. फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर है जिसने पूरा फ्रॉड किया, ठीक है ना. चलो एग्जांपल लेते हैं. अब अपने पास है रतन टाटा. रतन टाटा अपने पास है, मान लेते हैं मुकेश भाई, मुकेश अंबानी, ठीक है ना. और तीसरा बंदा है अपने पास विजू माल्या, विजू माल्या, ठीक है. तीनों पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में. ओके, पार्टनरशिप फर्म में. पार्टनरशिप का नाम है किंगफिशर. Oh my God, उला ला 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 ए, उला ला 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 ए, किंगफिशर फर्म. इस किंगफिशर फर्म में तीनों क्या है बोलो, पार्टनर है. ठीक है, चलती है पार्टनरशिप, चल रही है, सही सब चीज चल रही है. लेकिन विजू माल्या जो है उसने क्या किया, फ्रॉड किया. अब नाम ही कुछ ऐसा है, क्या करे, फ्रॉड किया. उसने क्या किया, फ्रॉड किया. अब बताएंगे क्या किंगफिशर फर्म के लिए विजय माल्या
एज अ पार्टनर रहना अच्छी बात है या बुरी बात है? रतन टाटा साफ सुथरे इंसान, कोई दाग धब्बा नहीं। मुकेश भाई अगेन सबसे अमीर आदमी, क्या उनके ऊपर काला धब्बा लगता अगर विजू माल्या को वो कंटिन्यू कर लेते एज अ पार्टनर? अच्छा, ये फ्रॉड फर्म के नाम से हो या फिर पर्सनल नेचर में करे, मतलब पर्सनली भी उसने कुछ गलत काम किया विजू माल्या ने, तो बताएंगे क्या हम लोग उसको एज अ पार्टनर रखेंगे या धक्के मार के बाहर निकाल देंगे? तो हाँ, हम लोग विजू माल्या को करेंगे एक्सपेल। क्या करेंगे? एक्सपेल, या फिर इसको बोलते हैं एक्सपल्शन, और जिस एक्टिविटी को बोलते हैं एक्सपल्शन, धक्के मार के बाहर निकाल देना। ठीक है, चलो विजू माल्या की जगह पे हम लोग लेते हैं अजमल कसाब। अजमल कसाब अपना पार्टनर है, मैं लूंगा नहीं, फालतू इंसान, बहुत बुरा लगता है मुझको, आई एम वेरी पैट्रियटिक पर्सन। अजमल कसाब मान लेते पार्टनर है। अब उसने क्या किया? टेररिस्ट, वो निकला टेररिस्ट, वो लिखा टेररिस्ट। अब टेररिस्ट थोड़ी ना मेरी पार्टनरशिप और टेररिस्ट का काम थोड़ी ना करती है, लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी में टेररिस्ट है, वो पता चला मुझको बाद में। तो क्या मैं इसको धक्के मार के किधर किधर जगह पे लात मार के उसको बाहर निकालूंगा? नहीं निकालूंगा? हाँ जरूर निकालूंगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपल्शन। क्लियर है? लेकिन ये कैसे होगा बोलो? वो पार्टनरशिप के गुड फेथ में होना चाहिए, पार्टनरशिप के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 32 के कितने बोलो? 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, सेक्शन 32 के 2, 3 एंड 4, 32 के 2, 3 एंड 4, 2, 3 and 4 are as it is applicable to expulsion. Why? Because expulsion is will be considered as a retiring partner. So 2 क्या बोल रहा है? 2 क्या बोल रहा है? 2 बोलता है that retiring partner is discharge, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो जिस दिन रिटायरमेंट लेगा उस दिन के लिए लायबल है, उसके अगले एक्ट्स के लिए लायबल नहीं है, वो बोला है 2 में। 3 में बोल रहे हैं दैट पब्लिक नोटिस जब तक नहीं देगा तब तक वो क्या है बोलो? तब तक उसको क्या माना जाएगा? पार्टनर ही माना जाएगा। मतलब हमने जो देखा था कि नोटिस देने की जो जिम्मेदारी थी 4 में, नोटिस देने की जिम्मेदारी, ये 4 में क्या था? नोटिस देने की जिम्मेदारी किसकी है? जो रिटायर हो रहा है या फिर बाकी सारे पार्टनर्स। तो इस केस में जहां पे अजमल कसाब या फिर विजू माल्या पार्टनरशिप से एक्सपेल कर लिया उनको, तो वो रिटायर ही हो गए, कुछ हद तक रिटायर ही हो गए, वो रिटायरमेंट का ही जैसे ही लग रहा है। तो विजय रतन टाटा और मुकेश भाई ने क्या करना है बोलो? नोटिस दे देना है, या फिर विजू माल्या या फिर अजमल कसाब ने नोटिस देना है। जब तक वो नोटिस नहीं देंगे तब तक उनको लायबल माना जाएगा। क्लियर है? तो ये बोल रहा है सेक्शन नंबर 2, 3 एंड 4। 2 में क्या बोलते हैं कि कब तक लायबल है? रिटायरमेंट के दिन तक के लिए लायबल है। 3 में क्या बोलते हैं? पब्लिक नोटिस देनी है, और पब्लिक नोटिस किसने देनी है बोलो? कोई भी दे सकता है, रिटायरिंग पार्टनर या फिर जो बचे हुए पार्टनर है वो भी नोटिस दे सकते हैं। तो ये था अपना सेक्शन नंबर 33। अब थोड़े एनालिसिस को पढ़ते हैं, बिकॉज यहां से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ है, यहां से बस एक ही बात क्लियर हुई है कि वो एक्सपल्शन होगा, वो कैसा होगा बोलो? गुड फेथ में होगा, और मीनिंग ऑफ एक्सपल्शन ये क्लियर हुआ। द पावर ऑफ द एक्सपल्शन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ओ माय गॉड, अब देखो यहाँ पे और एक पॉइंट निकल के आया कि पार्टनरशिप फर्म के डीड में अगर मान लो एक्सपल्शन का कोई क्लॉज नहीं है, एक्सपल्शन का कोई क्लॉज नहीं है, तो क्या पार्टनर्स किसी पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? जी नहीं। पार्टनरशिप में डीड में ये बात लिखी हुई नहीं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं, वैसे ही ये भी राइट लिखना चाहिए कि हाँ पार्टनर्स क्या करेंगे बोलो? किसी एक को अगर वो फ्रॉड करेगा तो उसको हम लोग एक्सपेल कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा क्लॉज पार्टनरशिप के डीड में ऑलरेडी होना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या मानेंगे बोलो? वो तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि बाकी पार्टनर्स को जिसने ये गलत काम किया है उसको निकालने का राइट है। तो फिर आप बोलेंगे अगर पार्टनरशिप में ऐसा लिखा ही नहीं है तो क्या गलत काम किया तो उसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे और बोलेंगे इसको कि इसको प्लीज निकाल दो, ये पार्टनर नहीं होगा। क्लियर है? प्लीज जज साहब प्लीज इसको निकाल दो कि ये हमारा पार्टनर रहने के लायक नहीं है। तो एक्सपल्शन जो होगा वो कैसे होगा बोलो? कॉन्ट्रैक्ट के तहत ही होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि एक्सपेल्शन करेंगे तो नहीं कर सकते, लिखा है तो लिख सकते हैं। उसके बाद कितने लोग बोलेंगे कि एक्सपेल कर सकते हैं? तो यहां पे लिखा है दैट एक्सपल्शन कैन बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। मेजॉरिटी लोगों ने करना चाहिए। ओके, अपने एग्जांपल में मुकेश भाई, रतन टाटा और विजू माल्या। अब विजू माल्या को निकालना है तो रतन टाटा और मुकेश भाई, अभी तो दोनों हो गए, तो उस केस में मेजॉरिटी क्या मानी जाएगी? एक बोलेगा हाँ, एक बोलेगा ना, तो इस केस में दोनों का कंसेंट कहना जरूरी है क्योंकि मेजॉरिटी दोनों लोगों की मानी जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे अपने पास पार्टनर्स है, सॉरी, अगर मान लो अपने पास पार्टनर्स है, पार्टनर्स कौन कौन है? चलो, रतन टाटा, मुकेश भाई, फिर अपने पास है विजू
ओके। और फिर अपने पास क्या बोलो, ये क्या नाम है उनका, अरे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी। तो ये 4 पार्टनर अगर है, ठीक है ना, तो इस केस में वीजू को निकालना है तो ये 1 2 और 3, 3 में से मिनिमम कितने लोगों ने बोलना चाहिए, बोलो 2 लोगों ने बोलना चाहिए कि हाँ वीजू को निकालना है, तो भी फिर एक्सपेल कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि एग्रीमेंट होना चाहिए फॉर एक्सपेलमेंट, और एग्रीमेंट में राइट होना चाहिए पार्टनर्स को कि एक्सपेल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर राइट है तो वो कोई भी रतन टाटा उठ के नहीं बोल सकते वीजू को निकालो, नारायण मूर्ति जी अकेले उठ के नहीं बोल सकते, मेजोरिटी से होना चाहिए। क्लियर है? मेजोरिटी अगर 2 है तो दोनों की मेजोरिटी, मतलब 3 पार्टनर है, एक को निकालना है तो दोनों लोगों की मेजोरिटी मानी जाएगी, क्योंकि एक हाँ बोलेगा एक ना बोलेगा, ठीक है। 2 से ज्यादा अदर पार्टनर है तो वो क्या होगा बोलो, वैलिड माना जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन, इट शुड बी डन इन अ गुड फेथ। और गुड फेथ मतलब क्या, भलाई के लिए होना चाहिए। किसकी भलाई के लिए? पार्टनर की भलाई के लिए होनी चाहिए। जानबूझ के हम लोग किसको निकाल नहीं सकते हैं। इफ ऑल दीज 3 कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, द एक्सपल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी डन इन अ बोनाफाइड। मतलब सारे के सारे तीनों कंडीशन होने चाहिए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में है क्या देखो, पावर वो देखो। दूसरा क्या देखना चाहिए कि मेजोरिटी ने किया है कि नहीं किया है। और तीसरा, गुड फेथ में होना चाहिए। अगर मान लो एग्रीमेंट में लिखा है मेजोरिटी पार्टनर ने किया है लेकिन गुड फेथ में नहीं किया है, ओके, रतन टाटा, मुकेश भाई और नारायण मूर्ति जी को पर्सनली प्रॉब्लम है, किससे? विजय मल्ला से पर्सनली प्रॉब्लम है और इसको निकाल दे, उसने कुछ गलत नहीं किया, तो क्या ये वैलिड एक्सपल्शन है? नहीं, गुड फेथ में नहीं है ऐसा। गुड फेथ में है ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे। चलो, गुड फेथ में है, एग्रीमेंट में भी है, लेकिन मेजोरिटी पार्टनर ना बोल रहे, यानी कि बस रतन टाटा जी बोल रहे हैं, रतन टाटा जी बोल रहे हैं कि निकालो, और नारायण मूर्ति जी और मुकेश भाई बोल रहे हैं कि मत निकालो, तो ये एक्सपल्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। और मान लेते कि मेजोरिटी पार्टनर ने किया, गुड फेथ में करना चाहते लेकिन एग्रीमेंट में पावर नहीं है, तभी भी वो क्या नहीं बोले, वैलिड एक्सपल्शन नहीं है। तो सारे के सारे तीनों की तीनों कंडीशन वहां पे होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन 1 2 और 3 होने जरूरी है। अब ये देखो टेस्ट क्या है, द एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। जी हाँ, गुड फेथ की बात कर रही है, गुड फेथ की बात करें, नथिंग बट गुड फेथ। जीएफ मतलब गुड फेथ है, पागल है, कुछ और मत सोचो उसका। वैसे भी तेरी जिंदगी झंड है, सीए में एडमिशन लिया तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, भाई समझ। पार्टनर्स टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व्ड विद नोटिस। अब निकालेंगे मतलब ऐसा नहीं कि उसको वो आगे तो दरवाजा बंद करके लेंगे, तू अंदर नहीं आने का, ऐसा नहीं, उसको एक वैलिड नोटिस मिलनी चाहिए। नोटिस देंगे उसको कि हम आपको निकाल रहे हैं, एंड उसको नोटिस देने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको अपना कहना, जो आप उसका जो कहना है कि मैं ये कहना चाहता हूं, इस ये बोलने की अपॉर्चुनिटी, उसको एक चांस देना चाहिए कि वो अपना कहना आपके सामने रख दे। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना चाहिए। ओके, ही शुड गिव अ राइट टू स्पीक, कि आप मुझको निकाल रहे हो लेकिन मैं भी अपने पक्ष में ये बातें कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बात, ये राइट उसको मिलना चाहिए। इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपेल्शन इज नल एंड वॉइड। मतलब अदरवाइज एक्सपेल मतलब ऊपर के जो पॉइंट है, अगर इसमें इस तरीके से उसको नहीं निकाला है तो उस एक्सपल्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट अ वैलिड, वो एक्सपल्शन नहीं है। एंड इट विल बी नोटेड दैट अंडर द एक्ट द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इन डिसोल्यूशन। एक्सपल्शन से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती है। The invalid expulsion of partner does not put an end to the partnership even if the partnership is at will and it will deemed to be continue as before। मतलब invalid partnership का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये वाला पॉइंट अपने लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर है पक्का? तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया बोला अपना पार्टनरशिप एक्सपेल्ड। ये नीचे जो एग्जांपल है मार्क्ड एज होमवर्क, और ये भी है, ये एनालिसिस दिया है मार्क्ड एज होमवर्क, ठीक है। तो चलो एक सेक्शन नंबर 33 के पॉइंट्स को लिखते हैं। व्हाट सेक्शन 33 इज सेइंग टू यू? सेक्शन 33 सेइंग एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। ओके, चलो लिखना चालू करते हैं। सेक्शन 33 एक्सपल्शन, सेक्शन 33 एक्सपल्शन। ओके, व्हाट इज एक्सपल्शन? पहले मीनिंग लेते हैं, व्हाट इज एक्सपल्शन? ओके, एक्सपल्शन मतलब कि हद पार, हिंदी में लिखते हैं हद पार। एक्सपल्शन मतलब क्या? हद पार। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग? दूसरा पॉइंट ये है दैट एक्सपल्शन टू बी मेड बाय फॉलोइंग all three conditions, all three conditions, all three conditions, all three condition। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है बोलो? दैट एक्सप्रेस पावर, एक्सप्रेस पावर इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एक्सपल्शन का पावर लिखा होना चाहिए। दूसरा, एक्सपल्शन टू बी मेड by majority of partner, by majority
ऑफ पार्टनर, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर ने करना चाहिए. लास्टली एक्सपल्शन मस्ट बी इन अ गुड फेथ. गुड फेथ यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, इन द बेनिफिट ऑफ इन द बेनिफिट ऑफ. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर एक्सपल्शन, एक बार एक्सपल्शन हो गया तो हमने क्या करना है बोलो, गिव नोटिस टू एक्सपेल्ड पार्टनर. एक्सपेल्ड पार्टनर मतलब जिसको निकाला है, जैसे हमारे एग्जांपल में विजू माले या अजमल कसाब हुआ करता था. एंड गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. बीइंग हर्ड मतलब सुनना, उसको सुन के लेने की, मतलब कि वो जो बोल रहा है उसको सुन के ले रहे हैं हम लोग, ये उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो बोलेगा और हम लोग सुनेंगे. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. किसी को भी अगर मान लो, हमने हिंदी मूवीज में देखा रहेगा ना कि मान लो कैदी को अगर मान लो सजा दी जाती है तो कैदी को भी एक बार बोलने का राइट मिलता है कि आप अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो, आखिरी कुछ कहना चाहते हो, तो वो उसको राइट मिलना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपना खून पसीना दिया फर्म को और आप मुझको निकाल रहे वगैरह वगैरह, वो बोल देगा. ठीक है, चलो फिर उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, expulsion made by not following above provision is not a valid expulsion. Is not a valid expulsion. This is the note that you will write. Okay, चलो से काम करेंगे, इन पॉइंट्स को लिख देंगे और फिर उसके बाद ये एग्जांपल है अपना, दिस इज एग्जांपल नंबर 1 and this is example number 2. इसको आप लिख देंगे. ओके चलो, चलिए पहले इन पॉइंट्स को लिखना. एक्सपल्शन, कम ऑन राइट डाउन.
ओके, ये लिख के हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 1 और ये एग्जांपल नंबर 2 जो है वो लिख देना। बस नीचे कोड करना, जैसे भी मैंने लिखा है वैसे लिख देना, ताकि जब आप खुद से रिवाइज करो तो आपको लगे कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, इसलिए ये बातें लिखना जरूरी है। वैसे आपके दिमाग में जो बातें छप चुकी हैं, लेकिन रिवीजन के टाइम पे अगर ये आपके सामने आएगा तो और मजा आएगा रिवीजन करने के लिए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बातें लिखा करो। ओके, चलो ओके, चलो ये हो गया। तो ये एग्जांपल नंबर 2 ये भी लिख देना। ओके, चलो सो आई थिंक हो गया है लिख के, नहीं हो गया तो पॉज करना और लिख देना। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्या बोलो, दैट इज द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, दैट इज सेक्शन नंबर 34, और नेक्स्ट है अपना सेक्शन 35। ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर पे खत्म करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विद यूनिट नंबर 3 आल्सो। तो आज के लेक्चर पे हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर पे हमने सेक्शन 31, सेक्शन 32, हम सेक्शन नंबर 33 जो इंपॉर्टेंट थे वो वाले कवर कर दिए हैं।
प्लीज रिवाइज इट प्रॉपरली। कल हम लोग आने के टाइम पे रिवीजन तो जरूर करेंगे, लेकिन आप भी उसको ढंग से रीड कर लेना। अगेन आई एम गिविंग अ नोट ऑफ वार्निंग दैट whatever we have covered up to this stage, it should be clear to you crystal clearly। आपका एक बार रीडिंग होना चाहिए और जो रिवीजन है वो चलता रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो चुका है, पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 अभी खत्म होने को है, कल के लेक्चर पे खत्म हो ही जाएगा, फर्स्ट पार्ट में लगभग हो ही चुका है। तो जितने भी पार्ट हो चुके हैं यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 सब रीड करके होने चाहिए। अगर किसी के रीड करके नहीं हुआ है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका एग्जाम का रिजल्ट क्या होने वाला है वो आपको खुद को पता है। बस 10-20% लोग पास होते हैं। मैं बोलता हूँ अगेन, सीए एग्जामिनेशन में 10 या 20% ही लोग पास होते हैं, और वो 10 और 20% लोग ही क्या करते हैं, बोलो पढ़ाई करते हैं रेगुलरली। आप खुद चेक करो, खुद एनालाइज करो कि क्या मैं डेली सिंसियरली पढ़ाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर मैं खुद से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो समझ लेंगे इंस्टीट्यूट ने आपको रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आपको अभी खुद पता है। अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट मत करो, नहीं झेप रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं छोड़ दो सीए कोर्स। लेकिन मैं छोड़ने का एडवाइस इसलिए नहीं दूंगा ताकि आप अगर बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने सीए में एडमिशन लिया है, तो ये बात फिक्स करती है, ये बात बोलती है मुझको, बताती है, जताती है कि आप बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करना चाहते हो। तो करना चाहते हो, बस बोल के नहीं होता है, आपको करना पड़ता है ना। बस बातें हम लोग बोल के नहीं होता है, यहाँ पे करना पड़ता है। क्लियर है? तो प्लीज डेली पढ़ाई करना। जो लोग डेली पढ़ाई करते हैं वही पास होते हैं, और 10 से 20% लोग ही डेली पढ़ाई करते हैं, डेली सब बातें रिवाइज करते हैं, वही लोग पास होंगे। अदरवाइज बाकी लोग, भगवान आपका भला करे। तो विद दिस आई एम टेकिंग यू लीव। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।